हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम यूपीएससी सीएसई 2025 मेंस के आंसर को एनालाइज कर रहे थे। इस सीरीज में हमने अब तक ऐसे को एनालाइज किया है, फिर हमने जीएस पेपर 1 एनालिसिस किया है और अभी हमने स्टार्ट किया था जीएस पेपर 2, जिसमें अब तक हमने गवर्नेंस पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज बचे हुए क्वेश्चन जो सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन से बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम कितने डायमेंशंस में लिख सकते थे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है 10 मार्कर क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि वुमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली इसमें जो हमारे लिए की वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वुमेन सोशल कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद उसको बताना है रिलेट करते हुए वुमेन से, एंड जो उसका अदर पार्ट होगा, जो मीन्स इसके मेन बॉडी का कंटेंट होगा, वो है एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। तो इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको बताना होगा, इनके कुछ डायमेंशंस को देखना होगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस हम लिख सकते थे। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि व्हाट इज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल की हम जब भी बात करते हैं तो सोशल कैपिटल क्या है? नेटवर्क है, ये कम्युनिटी है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, ठीक है। इसके अलावा अलग कॉजेस के लिए एक कंबाइंड अप्रोच है। इन सोसाइटी, तो बेसिकली कैपिटल का मतलब होता है जिससे हम कोई चीज गेन कर सकते हैं, एंड सोशल मतलब सोसाइटी के जो कैपिटल, यानी आप और हम, हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो बॉन्डिंग है, हम जो आपस में सहकार सहयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल कैपिटल। जब हम इसे वुमेन्स के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके अलावा आपको दिखेगा कम्युनिटी, वुमेन्स कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेगा कि जो वुमेन सोशल कैपिटल है वो आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स जैसे आपने सुना हो, कई सारी महिलाएं इकट्ठा होकर किटी करती हैं, बीसी करती हैं, तो ये सभी इनफॉर्मल ग्रुप्स है। तो कम्युनिटी है ये, बेसिकली यही सोशल कैपिटल है। जब हम किसी भी आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, हम किसी न्यू इनिशिएटिव पे बात करते हैं, हम कुछ भी नई चीजें जब अपनाते हैं, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड एसएचजीज एंड कम्युनिटीज के रेस्पेक्ट में वुमेन्स सोशल कैपिटल, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आते हैं हमारे बॉडी कंटेंट पे। तो अब क्योंकि जो दूसरा हिस्सा पूछा है कि आपको बताना है कि कैसे ये जो कम्युनिटीज है या ये जो बेसिकली वुमेन्स का सोशल कैपिटल है, जैसे एसएचजी हो गया, कम्युनिटी हो गया, इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए, ये लोग कैसे एम्पावरमेंट को मोटिवेट करते हैं, कैसे एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी पर से को लाते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी कलेक्टिव वॉइस एंड एजेंसी, ठीक। कलेक्टिव वॉइस एंड एजेंसी मतलब सबका मिलजुल के एक आवाज उठाना किसी भी कॉज पे, चाहे वो सोसाइटल इल्स हो, ठीक है, यानी सोसाइटी में जो आने वाली विसंगतियां जिसे हम कहते हैं, जैसे डाउरी, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज, जैसे लिकर, तो ये सब चीजें जिनके कारण महिलाओं के साथ शोषण होता है, उन सब की आवाज उठाने के लिए कौन आता है? महिला सोशल कैपिटल का यूज होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव वॉइस बेसिकली हम कहते हैं कि ये वो चीजें हैं जो कि आर्टिकुलेट करता है शेयर्ड कंसर्न को, मतलब एक जैसा कंसर्न हो सबके लिए। जैसे डाउरी पूरे समाज के लिए इल है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज समाज के लिए इल है,
डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर में मारपीट होता है महिलाओं के साथ, ये भी समाज के लिए विसंगति है। इन सबको सुधारने के लिए हम एक कलेक्टिव वॉइस, जैसे बहुत सारी महिला ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कदमश्री केरला की जो है, ठीक है, कदमश्री केरला, ये भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करती है। केरला की है, ठीक है। तो ये शेयर्ड वॉइस एंड एजेंसीज, एजेंसी मतलब कोई भी ग्रुप्स, आपको पता है कि भाई शेयर्ड वॉइस में बच्चों के पोषण की बात होती है, महिलाओं के बर्थ कंट्रोल एंड बर्थ रेट मॉनिटर की बात होती है। तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी महिलाएं जो है, दाई अम्मा, ये सारे लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रसव करवाने में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में। तो ये सारी चीजें आती है कलेक्टिव वॉइस में, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मतलब आर्थिक तौर पे आपको सुदृढ़ बनाना। तो महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ता कैसे मिलेगी? महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ता तब मिलेगी जब महिलाओं को बराबर पैसे मिलेंगे। तो आपको पता होगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके तहत दो कंपोनेंट्स हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको लाइवलीहुड दिया जाता है, मतलब जीवन जीने के लिए कुछ चीजें होती है, बुनियादी चीजें, उन तक पहुंचने का रास्ता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है एमजी नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या करता है, ये 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। अब जब ये सबको दे रहा है तो इसमें महिलाओं के लिए बात करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेवा, ठीक है। सेवा क्या करेगी, बेसिकली सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये हेल्प करती है फेयर शेयर, ठीक है, फेयर शेयर ऑफ वेज अर्न करने में। जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में ये चीज दिया हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल राइट, ठीक है, इसकी बात होती है। बेसिकली फेयर शेयर ऑफ वर्क, जितना वर्क हो रहा है उतना आपको फेयर शेयर मिलना चाहिए। डीपीएसपी भी कहता है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। तो बेसिकली यही चीजों को सुदृढ़ बनाती है सेवा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके माध्यम से आप आंसर लिख सकते थे। इसके अलावा बेसिकली वुमेन्स राइट की बात करता है, ठीक है, वुमेन्स राइट, वुमेन्स वर्कर्स एसोसिएशन है, बेसिकली वुमेन्स एसोसिएशन है। तो ये हो गया आपका सोशल एम्पावरमेंट की बात। फिर बारी आती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हम जब बात करेंगे आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो महिलाओं का राजनीति में कितना उपयोग हो सकता है, कितना योगदान हो सकता है, इसकी हम बात करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम अभी फिलहाल की हम जब बात करें तो आपको दिखेगा कि फिलहाल 33% शेयर है, ठीक है, 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स इन पंचायती राज। ये पंचायती राज में 33% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। इसके अलावा भी आपको पता होगा तो कुछ दिन पहले 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसे हम कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया, 2023 में, इसने भी 33% रिजर्वेशन को कंपल्सरी कर दिया आने वाले चुनाव से, ठीक है।
जब हमारा जनगणना हो जाएगा उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें ये यूज होगा। तो ये चीजें हमें पता है कि भाई इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। आपको पता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता था महिलाओं का, जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, सरोजनी नायडू का दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं का सहयोग दिखेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव बनाने की बात हो रही है, ताकि क्या हो कि हम हर एक सेक्शन को जो कि छूट रहा है उसे हम मुख्य धारा से जोड़ पाए, ठीक है, मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए। अगली बारी आती है आपकी सोशल अवेयरनेस, ठीक है। सोशल अवेयरनेस की जब हम बात करें तो सोशल अवेयरनेस सबको कैसे दिखाई देगा, जैसे लिकर बैन करवाने के लिए करती है महिलाएं कि स्कूल के आसपास लिकर्स नहीं होने चाहिए, शॉप नहीं होने चाहिए, चिल्ड्रंस को लिकर शॉप से दूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुरुषों को भी लिकर बैन करवाने में मांग उठाई जाती है, जैसे आंध्रा में उठाते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एंटी लिकर प्रोटेस्ट जो हुआ था आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा एंटी लिकर प्रोटेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो आंध्रा की है और भी जगह पे है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके खिलाफ आवाज उठाना। इसके अलावा आपको दिखेगा कि बच्चों को पढ़ाने पे आवाज उठाना, तो उसके बहुत सारे स्कीम्स भी बने थे, जैसे पहले था स्कूल चले हम, आज के टाइम में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाते हैं। अलग इसके अलावा आपको दिखेगा कि स्कीम्स के लिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस की हम बात करें तो सोशल अवेयरनेस हो गया, इंफॉर्मेशन क्या चीज की, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस की हम बात करें तो पॉलिटिकली अवेयर करवाने का काम करती है बहुत सारी ग्रुप्स। जैसे आप एग्जांपल लें, तो सोशल नेटवर्क जैसे महिला केंद्र, जैसे महिला केंद्र, ठीक है, सोशल अवेयरनेस फैलाती है। किस रेंज में फैलाती है, तो अवेयरनेस फैलाती है फॉर स्कीम्स। जैसे बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, खासकर महिलाओं को भी नहीं जागरूकता होती है, तो महिलाओं तक पहुंचाने का काम करती है, गांव तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन अवेयरनेस की बात। इसके बाद बारी आती है आपकी सपोर्ट सिस्टम एंड रेजिलियंस की। जब हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम के तौर पे, आपको पता होगा कि बहुत फेमस एक इनिशिएटिव है, सखी, वन स्टॉप सेंटर है। सखी जो है वन स्टॉप सेंटर है, जहां पे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को क्या कहते हैं एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा तो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है, एसडीआरएफ के साथ मिलती है महिलाएं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। इसके अलावा आपको दिखेगा कि नेचुरल डिजास्टर्स में फूडिंग, लॉजिंग, ईटीसी पे वर्कआउट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल वुमेन्स का, जो कि एम्पावर करते हैं, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इन सबको करने से क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी आएगी। अगर जागरूकता बढ़ेगी समाज में महिलाओं के प्रति तो आपको दिखेगा कि भाई क्या हो रहा है, तो महिला जो है जेंडर इक्वल हो रही है, मतलब
इक्वालिटी बढ़ी जा रही है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल का, इक्वालिटी का, वो आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैलेंजेस की जब हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आज भी आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितरात्मक सोसाइटी समाज दिखाई देता है। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे खाप पंचायत है या दूसरे अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें महिलाओं को ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, उनके विजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम है जॉली LLB 2, जॉली LLB 3। ठीक है, जॉली LLB जो 3 मूवी आई है उसमें एक सीन ऐसा आता है जहां पे तहसीलदार जो है उसके सामने जब महिला अपना पक्ष रखती है तो तहसीलदार उसे डांट के भगा देता है, यानी कि अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी को वो दर्शाता है। ठीक है, आपको दिखाई देगा लेस पार्टिसिपेशन है, फैमिली मैटर्स में भी जल्दी इंक्लूड नहीं किया जाता कई सारी जगहों पे। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, पर अभी भी अधिकांश तौर पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसके अलावा जो चैलेंज आता है वो आता है टोकन पॉलिटिक्स से। ठीक है, टोकन पॉलिटिक्स आपको दिखेगा ओनली 33% ऑफ वुमेन हैज बीन एड्रेस्ड। ठीक है, सिर्फ 33% महिलाओं को ही आरक्षण मिला है। तो महिलाओं का जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है वो अभी भी लेस देन 50%। जहां हम आधी आबादी की बात करते हैं वहां हम सिर्फ 33% महिलाओं को ही आरक्षण दे पा रहे हैं। उनके विजन्स को, उनके आइडियाज को हम सुन पा रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से चैलेंज है जिसे हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा आप चैलेंज देखिए, जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें तो आज भी हरियाणा जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं की जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में बहुत कम है। 33% हमने कैप दिया है पर उतने पूरा नहीं हो पाते। इसके बाद आता है इंट्रा सोसाइटल। ठीक है, इंट्रा सोसाइटल की हम बात करें तो अभी तो हम सोसाइटी को इन जनरल पढ़ रहे थे, पर अगर हम सोसाइटी के अंदर वुमेन्स में भी सोसाइटल नॉर्म्स में और नीचे जाएं, यानी बेसिकली हम बात करें मार्जिनलाइज वुमेन्स की, तो उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बेसिकली उनको तो और ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट से दूर रखा जाता है, जैसे दलित महिलाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको दिखाई देगा माइनॉरिटीज की वुमेन्स हैं। इवन आपको दिखाई देगा कि इन सब लोगों में ज्यादा एक्सक्लूजन है, ज्यादा ही पेट्रियार्कल टाइप से नॉर्म्स दिखाई देते, पेट्रियार्कल नॉर्म्स उनको ज्यादा दिखाई देंगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी इनसाइड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था चैलेंज। अब अगर हमने इसमें लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना है तो वे फॉरवर्ड हम कैसे लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि भाई हमें बेसिकली महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना होगा। सिर्फ महिला सोशल कैपिटल को हमको एनरिच करना है तो सिर्फ महिलाएं ही उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई नहीं मिलनी चाहिए कि महिलाओं के लिए आवाज महिलाएं ही उठाएं। पुरुषों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सोसाइटी में बहुत सारी शेयर्ड वैल्यूज को आगे लाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो जहां हम नेचुरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, उसी सोसाइटी में वुमेन्स को भी हमें उनके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हम बात कर रहे हैं वुमेन सोशल कैपिटल की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमने पहला क्वेश्चन को काफी डिटेल एनालिसिस कर लिया। अगले क्वेश्चन में हम उनके डायमेंशंस को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम क्या क्या डायमेंशंस यूटिलाइज कर सकते थे आंसर में। अगला क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप
is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnership. Elaborate. मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है वो चीजें, जैसे सबसे पहला पॉइंटर है इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप की बात करें हम, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप ही नहीं, हम उसमें भी इनसाइड जाके डिजिटल पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली हम आईटी एंड सीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। तो इन पे हमें बताना है कि भाई ये जो बेसिकली हमारा रिलेशन है वो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट का, को डेवलपमेंट का, साथ में डेवलप करने का, एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का। तो चलिए जानते हैं कि हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बेसिकली हम साउथ एंड साउथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, साउथ साउथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अफ्रीका और एशियन सब कॉन्टिनेंट, खासकर साउथ एशिया जो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो थोड़ा अभी उतने एडवांसमेंट पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री पहुंच चुकी हैं। तो हम बात करेंगे इस चीज की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्योंकि भाई अफ्रीका में कैपेसिटी का शॉर्टेज है तो हम यहाँ से बिल्ड करेंगे, को डेवलपमेंट करके दोनों देश आपस में सहयोग करते हुए कुछ नया डेवलप करेंगे, उससे दोनों देशों का या दोनों कॉन्टिनेंट्स का हेल्प होगा। तो इस तरह से हम इन्हें बेसिक चीजें लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात करिए। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्या होता है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे का समान रूप से सम्मान करेंगे। ठीक है, समान सम्मान की बात हो रही है, ठीक है, इक्वल रेस्पेक्ट। तो उसके बाद बात होती है कि अब हम इसे समझेंगे कैसे। तो शेयर डेवलपमेंट की हम जब बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। साउथ साउथ कोऑपरेशन मैंने बता ही दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कनेक्टिविटी की हम बात करें तो कुछ प्राइम एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे, जैसे पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, यानी PAEMP 2009 में स्टार्ट हुआ था। पैन अफ्रीका, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है, ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2009। इसको आपको मेंशन करना था। इसके अलावा आपको और क्या मेंशन करना था कि बेसिकली इनका काम क्या है? तो ये कनेक्ट करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूशंस को विद अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल वाया सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इनका काम क्या है? हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज को किससे कनेक्टिविटी देंगे? फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से एंड इंटरनेट के माध्यम से, हम सैटेलाइट के माध्यम से इन्हें डिजिटाइज करेंगे। ठीक है, डिजिटल हॉस्पिटल एंड डिजिटल एजुकेशन की बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल हम दें तो ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती 2019 में इसने इसको हेल्प किया। अभी जो नया इनिशिएटिव है 2019 का, इसे हम कहते हैं ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, जिसको हम कहते हैं EVBAB, इलेक्ट्रॉनिक विद्या भारती एंड आरोग्य भारती 2019 में। इसमें भी सेम चीज, विद्या भारती यानी कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही साथ जब हम बात करें आरोग्य भारती तो हम हेल्थ खासकर हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स के सेक्टर में। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 48 अफ्रीकन कंट्रीज को हम एक नेटवर्क से बांध रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन डिजिटाइज कर रहे हैं, बेसिकली डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन।
इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट की हम बात करेंगे, एक तो है आईटीईसी और एलओसीज। यानी लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। और जब हम आईटीईसी की बात करते हैं यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आईएएफएस, इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट जो है ये डिजिटल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आईएएफएस इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट, ये क्या बात करता है? तो ये बात करता है डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की और बेसिकली डिजिटल कोऑपरेशन की बात करता है। डिजिटल कोऑपरेशन की हम बात करें, ये जो भी हम बात करें डिजिटल इंफ्रा की बात करें, अभी तक जितना भी हमने बात की ये डिजिटल इंफ्रा की बात करें, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पीएईएमपी हो गया, 2019 में ईवीबीएबी हो गया, आपको दिखाई देगा इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन में लाइन ऑफ क्रेडिट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आईटीईसी जो है वो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। इसके अलावा आपको आईएएफएस यानी इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट, ये आपको डिजिटल कोऑपरेशन की बात करता है। और लास्ट में आपका आता है स्मार्ट अफ्रीका अलायंस की बात हम करते हैं, ठीक है, स्मार्ट अफ्रीका अलायंस एंड स्मार्ट अफ्रीका अलायंस के साथ साथ हम बात करते हैं पीआरआईडीए की। पीआरआईडीए मतलब पार्टिसिपेशन में पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव फॉर डिजिटल अफ्रीका, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव फॉर आपका डिजिटल अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आप जिसके माध्यम से आपको दिखाई देगा कि हम डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो ये तो था इंडिया की तरफ से हेल्प कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कि को डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स कैसे होगा, को डेवलप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन पर हम बात करते हैं। तो को डेवलपमेंट की हम बात करें तो आपको पता है कि भाई को डेवलपमेंट में कोविन ऐप है, आधार है, ठीक है, कोविन है, आधार है, इसके अलावा आपको दिखाई देगा यूपीआई है, ठीक है। ये तीनों का इनिशिएटिव है कि अफ्रीका मॉडल पे इंडिया के साथ हेल्प करके को डेवलप किया जा रहा है कि अफ्रीका मॉडल पे कोविन ऐप कैसे वर्क करेगा, आधार ऐप कैसे वर्क करेगा, यूपीआई कैसे वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहाँ की आइडियाज अलग है, लोकेलिटीज अलग है, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग आइडिया है। तो थॉट प्रोसेस को मर्ज करते हुए हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप बात करेंगे आधार की, तो टोगो जो है, टोगो में इसने किया है ट्रिपल आईटी बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, सॉरी ट्रिपल आईटी बी, आईआईटी बी के द्वारा हो रहा है, उनकी सहायता से, ठीक है, को डेवलप किया जा रहा है कोलैबोरेशन से, जहां आधार एनेबल्ड चीजें होगी। यूपीआई की हम बात करें तो यूपीआई जो है फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि नामीबिया ने एनपीसीआई के साथ क्या किया है, हमारा बेसिकली एक मर्जर किया है कि हम यूपीआई को लाएंगे नामीबिया में, एमओयू साइन करके। इसके अलावा हमारी बात हो रही है केनिया से और जाम्बिया से, ठीक है, केनिया और जाम्बिया भी
इन चीजों में टॉकिंग में चल रही, केन्या, जाम्बिया, यहाँ पे भी यूपीआई के लिए बातें चल रही। कोविन ऐप तो बेसिकली आपको पता है कि भाई कोविड जब आया था तो कैसे हम चेक करेंगे किनको किनको दवाई पहुंच चुकी है, मतलब किनको डोज लग चुका है, तो उसके लिए हेल्प हो रहा था। तो ये था आपका। अब इसके अलावा हम बात करते हैं स्टार्टअप लिंकेज की, जो कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप लिंकेज। स्टार्टअप लिंकेज की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हैकेथॉन्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, ठीक है। एक हैकेथॉन हुआ था अभी 2022 में, इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन AICTE के द्वारा। इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन 2022 में हुआ था। तो ये डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए और डिजिटल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। एग्रीटेक कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। ड्रोन्स, AI, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म हम जब बात करेंगे, अब इसके बाद जाती भाई ये तो हमारा बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। ये को डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में भी यही चीजें हैं जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस को और सुदृढ़ बनाएंगे। जैसे जो हमारा बेसिक आइडिया चल रहा है कि भाई इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करें, तो लॉन्ग टर्म हम इन चीजों पे भी काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो हम ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी हम बातें कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपको दिखाई दे रहा है EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स में आपको दिखाई देगा अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि भाई जब भी हम UN में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम अफ्रीका के हेल्प के लिए बात करते हैं, अफ्रीका को एम्पावर करने की बात करते हैं। इस तरह से हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अफ्रीका को पुश करते हैं, हेल्प करते हैं। और लॉन्ग टर्म हम इम्पैक्ट देखें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में आपको दिखाई देगा G20 है, ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म्स है। तो इन सब चीजों में हम क्या करें, जैसे आपको पता है कि अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया है, ब्रिक्स में बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशन को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि भाई इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की बात करें, जाम्बिया में स्मार्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव IITB के द्वारा हुआ है। IIT जो M है वो ज़ांज़ीबार में खोला गया है 2023 में। तो इस तरह से हम मल्टीलैटरल और लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात करते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे चैलेंजेस क्या है, तो एक तो डिजिटल डिवाइड है। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो है आज भी बहुत कम लिटरेट है, ठीक है। बहुत ही उनके पास अभी भी खाने के भी पैसे नहीं है, कई देशों के पास। तो डिजिटली एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल है उनको, ठीक है। तो ये एक तरफ से हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया। दूसरा ऑर्थोडॉक्सी आपको दिखाई देगा, कई सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे। इसके अलावा आपको देखिए कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना के साथ है, USA के साथ है, यूरोप के साथ है। हमारा जो कंपटीशन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया जो है अफ्रीका में अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहती है तो उसके खिलाफ अभी चाइना के चीप मॉड्यूल्स यानी चीप AI का हेल्प हो रहा है, तो उनको सस्ता मिलेगा तो लेंगे। ये सारे चैलेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं जब हम बात करते हैं इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ द वैल्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म इलुसिडेट। तो बेसिकली इसमें हमको क्या क्या समझने की जरूरत है। तो हम बोल रहे कि भाई ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था उसके बाद पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या दिख रहा है, सोवरेन नेशनलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सोवरेन नेशनलिज्म क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा।
सॉवरेन नेशनलिज्म यानी कि हम एम्पावर्ड है अपने लॉज बनाने के लिए, प्लस हम वर्क करेंगे अपने इनिशिएटिव को, यानी कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स को ज्यादा फैला पाए। ठीक है, यानी बेसिकली हर कंट्री का कंट्री फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको अमेरिका का यूएसए फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया में आपको आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि हर कंट्री अभी फिलहाल अपने ऊपर फोकस कर रहा है, सेल्फ फोकस, सेल्फ प्रोक्लेमेशन की बात चल रही है। तो वैनिंग ग्लोबलाइजेशन क्या है? राइज ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर की बात। तो शिफ्ट क्या है? लिबरल इंटीग्रेशन से टू इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म से। क्योंकि 90s के समय में हम देखेंगे कि 1950 से 90s 2000 तक, अर्ली 2000 तक आपको दिखेगा कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल हब बन गया था। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो लॉजिक था वो इकोनॉमिक वसुधैव कुटुंबकम हो गया था, एक ग्लोबल विलेज की तरह हम काम कर रहे थे। इसी का नतीजा है कि आपको आज स्टारबक्स इंडिया में देखने को मिलता है, और वही इंडिया के क्विजीन्स आपको यूरोप और यूएसए में फेमस होते हैं। ठीक है, जैसे बटर चिकन बहुत फेमस है यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में आपको। और आप जब बड़ी कंट्रीज जो आप यहाँ आएंगे तो इसके बाद आपको दिखता है इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। कैसे? जब हम देखते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं कि पहले अपने लोगों को हम क्या दें? सहूलियत दें। जैसे आत्मनिर्भर भारत इज ए प्राइम एग्जाम्पल, सेल्फ रिलायंस की ये बात होती है। कंट्री फर्स्ट की बात हो रही है, तो हम बेसिकली आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भरता पे हम अपने ऊपर ही निर्भर है। हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट करने पे फोकस करेंगे, प्लस जनरेट करेंगे विद इन द सोसाइटी, यानी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, यूएसए का भी प्राइम एग्जांपल आपको दिखेगा कि इंडिया पे टैरिफ लगाया है। ठीक है, इंपोर्ट्स पे इंडिया के आइटम्स 50% तक पहुंचा के अभी कई सारी चीजों में 100% भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली आप जब यहाँ की चीजें वहां बेचेंगे तो महंगी बिकेगी, तो उससे होगा क्या कि वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका दिखाई दिया इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। इसके बाद बात आती है जियो पोलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और रीजनल राइवलरीज बढ़ रही है। आपको दिखाई देगा इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपको दिखाई देगा इंडिया और उसके साथ दूसरे, आपको दिखाई देगा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देंगे, यूएसए का कनाडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, मैक्सिको के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, इंडिया रशिया यूएसए चाइना, ये सारे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। फ्रेगमेंट हो रहा है, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वापस एक तरह से दो सोसाइटी बन रही है। ठीक, एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के सपोर्ट में। तो जितना जिनका आइडिया इलोंगेट हो रहा है, जितना जिनका आइडिया मिक्स हो रहा है साथ में, वो सब एक तरफ होते चले जा रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा कि भाई वेस्टर्न थॉट अलग चल रहा है, ईस्टर्न थॉट अलग चल रहा है, ईस्ट वेस्ट डिवाइड देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ डिवाइड देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे आपको राइवलरीज और फ्रेगमेंटेशन दिखाई देंगे। ठीक है, सिचुएशन के साथ जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज होती हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमेशा के लिए परमानेंसी है, ये फिलहाल हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म। हम मल्टीलैटरल जो आइडिया करते थे उससे हम क्या आज के समय में ज्यादातर हम बाइलैटरल ट्राइलैटरल इनकी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वाड, ठीक है, 4 देशों के बीच का है। बाइलैटरल बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, जैसे इंडिया फ्रांस, डसॉल्ट। ठीक है, डसॉल्ट इसका प्राइम एग्जांपल है। राफेल जिस कंपनी का, मतलब राफेल जहां से आया तो फ्रांस से आया, इंडिया फ्रांस हो रहा है। इंडिया रशिया से ऑयल लेता है। इंडिया आपको दिखाई देगा कि जो आपके अब ये क्या बोलते हैं ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है उनसे ले रहा है, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से भी यूज कर रहा है, जैसे स्पाइसेस वगैरह लेना। अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया यूएसए, ये सारी चीजें आपको दिखेगी कि भाई मल्टीलैटरल चीजों से हटके अब हम बाइलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाडलैटरल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीलैटरल का एग्जांपल क्या है, इससे आपको दिखाई देगा यूएन हो गया, ठीक है, WTO हो गया। इन सब में बहुत सारे आपको अलग होते हुए दिखेंगे। जैसे आपको दिखाई देगा कि EU से ब्रिक्स एग्जिट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट कर दिया। इसके अलावा आपको दिखाई देगा WTO के बहुत सारे नॉर्म्स को अब यूएसए नहीं मानता है,
तो ये सारे प्राइम एग्जांपल्स है जिससे आप बोल सकते हैं कि भाई अब मल्टीलैटरलिज्म से हम रिट्रीट कर रहे हैं और हम बाइलैटरलिज्म, ड्यूल जिसे हम कहते हैं, या ट्राइलैटरलिज्म, इन पे फोकस कर रहे हैं। फिर बारी आती है टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की हम बात करें। आज के समय में जहां एआई का दौर है, जहां कंप्यूटराइज्ड सिनेरियोज बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट ज्यादा ले रहे हैं। वेपनाइजेशन पे कम फोकस करते हुए हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। हम जो है बायोलैटरल ट्रीटीज में भी एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे आपको दिखाई देगा कि इसरो और नासा के मिशन आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि इंडिया और इजराइल के मिशन आ रहे हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में देनी है। ग्लोबल पावर एटीट्यूड की हम बात करेंगे, तो जैसे पहले होता था कि हम ग्लोबल पावर शुरुआत से यूएसए को मानते थे, पर आज के समय में हर एक कंट्री जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सब खुद को ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम बात करें कि इंडिया भी एज ए ग्लोबल पावर एनरिच हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं कि भाई पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर क्या एरा क्या हो रहा है, अब अपने ऊपर फोकस करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इरोजन ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स एंड क्लाइमेट कमिटमेंट्स, आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे जो ग्लोबल नॉर्म्स है उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे युद्ध हो रहा है तो यूएन के बहुत सारे नॉर्म्स टूट रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे क्लाइमेट नॉर्म्स को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि भाई हम कार्बन फुटप्रिंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, डेजर्टिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन जो प्लान है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ हम वो बातें कर रहे हैं जो कि डायमेंशंस यूज करना था, कुछ एग्जांपल साथ में देते जा रहा हूं मैं। अब इसके अलावा कंटिन्यूड कोऑपरेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली वे फॉरवर्ड की तरह आपको लिखना होगा कि कंटिन्यूड कोऑपरेशन की आवश्यकता है अगर हम पूरी दुनिया को एक मान के चलेंगे। जो हमारा आइडिया G20 समिट जो इस बार इंडिया ने होस्ट किया था जब, तो उसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। तो हम आज भी उसी आइडिया पे चलते हैं कि पूरा विश्व हमारा घर है। तो हमारा घर पूरा विश्व है, तो क्यों ना हम साथ मिलके कुछ बेहतर नया विकल्प ढूंढे, नया कल ढूंढे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आपको दिखेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक अल्टरनेट मॉडल है जिससे हम क्लाइमेट का कमिटमेंट्स को भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, इससे हम अपने जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन अबाउट वैनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 10 मार्कर्स क्वेश्चन को देख लिया। अगले लेक्चर में 15 मार्कर क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल जस्टिस से जुड़े हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जो एनालिसिस था वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड साथ ही साथ इन्हें शेयर करें। जो भी आपके जानकार हैं जिन्हें यूपीएससी, पीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। हमारे नए क्लासेस लॉन्च होने वाले हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप कॉन्टेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हमारे नए बैचेस के बारे में, जहां हम यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए 2027 के यूपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड मेंस के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ 2027 के सीजीपीएससी एग्जाम्स के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो ये 2 नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।